बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कुछ बुक्स में इसकी जो हेडिंग है वो लिखी गई है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, और कुछ बुक्स में इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर के नाम से लिखा गया है। तो ये दोनों एक ही टॉपिक हैं, ठीक है जी। तो आज हम इस टॉपिक को डिटेल के साथ देखेंगे। ये मैंने आपके सामने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपनी एक एग्जांपल से स्टार्ट लेते हैं और फिर हम अपने प्रॉपर टॉपिक की तरफ आएंगे और इसको इसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। देखें जी, सपोज करें कि मेरे पास ना यहाँ पर एक बॉडी है। ये एक बॉडी है मेरे पास इस तरह से, और इस बॉडी के ऊपर ना दो फोर्सेस एक्ट करती हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। और सपोज करें कि एक फोर्स इस बॉडी के ऊपर इस तरफ ऐसे एक्ट कर रही है, और इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं F1 फोर्स का, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है जी 5 न्यूटन का। ठीक है जी, 5 न्यूटन फोर्स इस बॉडी के ऊपर ऐसे एक्ट कर रही है, और एक फोर्स इस बॉडी के ऊपर ना इस डायरेक्शन में ऐसे एक्ट कर रही है, और इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं F2 फोर्स का, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो है 5 न्यूटन। यानी कि ये एक बॉडी है, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स F1 है जो कि इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और दूसरी फोर्स F2 है जो कि बॉडी पर इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, और दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। इस फोर्स का भी 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड है और इस फोर्स का भी 5 न्यूटन जो है मैग्नीट्यूड है। अच्छा जी, अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ये बॉडी अब इस फोर्स F1 की डायरेक्शन में मूव करेगी या बॉडी इस फोर्स F2 की डायरेक्शन में मूव करेगी? तो इसका जवाब ये है कि बॉडी ना ही फोर्स F1 की डायरेक्शन में मूव करेगी और बॉडी ना ही फोर्स F2 की डायरेक्शन में मूव करेगी, बल्कि ये बॉडी इस डायरेक्शन में इस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में ऐसे मूव कर जाएगी, और इस रिजल्टेंट फोर्स को हम F से डिनोट कर देंगे। ठीक हो गया जी। तो इस तरफ बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है जी। अब ये रिजल्टेंट फोर्स F क्या है? बेसिकली ये जो रिजल्टेंट फोर्स F है ये खुद अकेली नहीं बनी, बल्कि बेसिकली ये जो रिजल्टेंट फोर्स F है ये रिजल्ट है इन दो फोर्सेस F1 और F2 का। यानी कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स F बनी है ये कैसे बनी है? ये इन F1 और F2 जो है इन दोनों फोर्सेस से मिलकर बनी है। यानी कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स F है और ये जो F1 और F2 फोर्सेस हैं ये कंपोनेंट्स हैं, ये पार्ट्स हैं इस रिजल्टेंट फोर्स F के, जिनसे मिलकर ये बनी है। यानी कि अगर हम देखें कि ये रिजल्टेंट फोर्स जो F है ये कैसे बनी है, किन से मिलकर बनी है? ये फोर्स F1 से मिलकर बनी है और फोर्स F2 से मिलकर बनी है। ठीक हो गया जी। तो ये रिजल्टेंट फोर्स F है, ये जिसको हम वेक्टर कह दें F, और ये जो F1 फोर्स है और F2 फोर्स है ये इस वेक्टर F के या इस रिजल्टेंट फोर्स F के F1 और F2 क्या है? इसके कंपोनेंट्स हैं। यानी कि इन दो कंपोनेंट्स F1 और F2 जब ये मिलते हैं तो इनसे क्या बनता है? ये वेक्टर F बनता है, ये जिसको हम कह दें रिजल्टेंट फोर्स F बनती है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर हम अपनी एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। देखें जी, ये ना मैंने आपके सामने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया हुआ है जो कि 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल किस तरह से है? देखें, ये एक एक्स एक्सिस है और ये दूसरा वाई एक्सिस है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, और इस कोऑर्डिनेट के ऊपर ये एक वेक्टर मौजूद है ए। अब देखें ये जो एक्स एक्सिस है ना, आप सपोज कर लें ये जो एक्स एक्सिस है ये एक लाइन नहीं है बल्कि ये एक ग्राउंड आप कुछ इमेजिन कर लें। क्योंकि देखें जिस ग्राउंड के ऊपर हम चलते हैं तो वो कहाँ है? वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये क्या है? ग्राउंड है। इस तरह से एक्स एक्सिस, और इस वाई एक्सिस को सपोज कर लें, ये जो मेरे सामने वाल है ये क्या है? वाई एक्सिस है। ठीक है जी। अब देखें ना, सपोज करें ये ना इस तरह से मेरे पास ना एक पॉइंटर है इस तरह से। अगर मैं इसके ऊपर से यहाँ से लाइट इसके ऊपर गिराऊं तो इस पॉइंटर का जो प्रोजेक्शन है, जो साया है, वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा ग्राउंड के ऊपर, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर इसका साया बनेगा। जब मैं इसके ऊपर लाइट कैसे गिराऊंगा? इस तरफ
ऐसे अगर मैं ऊपर से इसके ऊपर पॉइंटर के ऊपर लाइट गिराऊंगा पॉइंटर के ऊपर, तो इस पॉइंटर का जो प्रोजेक्शन है, जो साया है, वो कहां बनेगा? ग्राउंड के ऊपर बनेगा, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा। अगर अब देखें मैं इस पॉइंटर के ऊपर अगर मैं लाइट गिराऊं इस तरफ, इस डायरेक्शन में, ऐसे मैं इसके ऊपर लाइट गिराऊं यहां से, तो अब इस पॉइंटर का जो प्रोजेक्शन है, जो साया है, वो कहां बनेगा? अब वो बनेगा वॉल के ऊपर, यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर बनेगा। अब सपोज कर लें कि यहाँ पर ना मैं इस वेक्टर ए के ऊपर लाइट गिराता हूँ यहाँ से ऊपर से, ऐसे अगर मैं इसके ऊपर देखें, सपोज करें कि लाइट गिराता हूं, तो अब इस वेक्टर ए का जो प्रोजेक्शन बनेगा वो कहां बनेगा? वो इस एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, इस तरफ ऐसे बनेगा। ठीक हो गया जी, ऐसे बनेगा, देखें जी, ये इस तरफ ऐसे इसका प्रोजेक्शन बनेगा वेक्टर ए का। जब मैं इसके ऊपर ऐसे लाइट गिराऊंगा वेक्टर ए के ऊपर, जब मैंने लाइट गिराई तो इस वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बन गया ऐसे एक्स एक्सिस के ऊपर। और इस प्रोजेक्शन को हम क्या नाम देंगे? इस प्रोजेक्शन को हम नाम देंगे ए का, क्योंकि ये किसका प्रोजेक्शन है? ए का। और साथ हम इसके लिख देंगे छोटा सा एक्स। और ये एक्स क्यों लिखा? क्योंकि ये ए का जो प्रोजेक्शन बना है किस एक्सिस के ऊपर बना है? एक्स एक्सिस के ऊपर। तो हम इस वेक्टर ए के प्रोजेक्शन को जो एक्स एक्सिस के ऊपर बना है, इसको क्या नाम दे देंगे? ए एक्स का। अब देखें, अब इस वेक्टर के ऊपर अगर मैं इस तरफ से लाइट गिराऊं, ऐसे लाइट गिराऊं, देखिए इस तरफ से अगर मैं इस वेक्टर ए के ऊपर लाइट गिराऊं, तो अब इसका प्रोजेक्शन कैसे बनेगा? अब इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा वो ऐसे बनेगा, देखें जी, ऐसे बनेगा, यानी कि वाल के ऊपर, जो कि क्या है? वाई एक्सिस के ऊपर, यानी कि इसका अब प्रोजेक्शन बनेगा। और अब इस प्रोजेक्शन को मैं क्या नाम दूंगा? इस प्रोजेक्शन को मैं नाम दे दूंगा ए वाई का। अब ए वाई का क्यों नाम दूंगा? क्योंकि ये प्रोजेक्शन है ए का, और कौन से एक्सिस के ऊपर बना है? वाई एक्सिस के ऊपर बना है, तो इसको मैं नाम दे दूंगा ए वाई का। अब ये जो मैं आपके सामने कह रहा हूं, ये जो प्रोजेक्शन है, दरअसल ये प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स में दरअसल इन प्रोजेक्शन को हम कहते हैं कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। यानी कि ये हमारे पास वेक्टर ए था, और ये जो हमारे पास इसका ये ए एक्स है, ये क्या है? इसका कंपोनेंट है वेक्टर ए का। और इसी तरह से ये हमारे पास वेक्टर ए है, और ये ए वाई क्या है? ये भी कंपोनेंट है इस वेक्टर ए का। ठीक है, दरअसल ये हमारे पास प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स कहते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये एक वेक्टर ए है, और ये ए एक्स कंपोनेंट है इस वेक्टर ए का, और ये ए वाई कंपोनेंट है इस वेक्टर ए का। अब ये ए जो वेक्टर है, ये किस तरह से बनता है? ये भी अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह ये फोर्स अकेली नहीं थी, ये किस तरह बनी थी? ये रिजल्टेंट फोर्स या वेक्टर फोर्स, ये जब हमने फोर्स F1 को ऐड किया था फोर्स F2 के साथ, तो हमारे पास ये क्या बनी थी? फोर्स बनी थी, रिजल्टेंट फोर्स या वेक्टर फोर्स। और ये F1 और F2 क्या थे? कंपोनेंट्स थे इस वेक्टर फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स के। बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर ए है, या जिसको हम वेक्टर ए कह देते हैं सिंपली, ये भी खुद अकेला नहीं बना, बल्कि ये अपने ए एक्स कंपोनेंट और ए वाई कंपोनेंट से मिलकर बना है। ठीक हो गया जी। यानी कि अगर हम देखें कि ये ए रिजल्टेंट जो है, ये किस तरह से बना है? ये रिजल्टेंट वेक्टर ए जो है, ये कैसे बना है? ये ए एक्स अपने कंपोनेंट ए एक्स कंपोनेंट से मिलकर बना है, और ये ए वाई कंपोनेंट से मिलकर बना है। ठीक हो गया जी। तो ये भी आपकी बुक में लिखा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर ए है, ये इस तरह से बना है। जब हमने इस रिजल्टेंट वेक्टर ए को इसके कंपोनेंट ए एक्स और ए वाई को हम ऐड करते हैं, तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर ए आता है। ठीक हो गया जी। अब देखें कि हमारे पास कंपोनेंट्स क्या होते हैं। पहले ना हम डिस्कस कर लेते हैं स्केलर क्वांटिटी के कंपोनेंट्स। सपोज करें कि मेरे पास ना ये 10 है, ये 10 है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? कंपोनेंट्स वो अज्जा होते हैं कंपोनेंट्स के जिनको अगर हम ऐड करें ना, तो वापस वही हमारे पास क्वांटिटी आनी चाहिए जिसके हमने कंपोनेंट्स बनाए थे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 10 है, अगर हम देखें कि इसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, इसके कंपोनेंट्स बनेंगे
2 प्लस 8, यानी कि अगर 2 और 8 को हम ऐड करें तो हमारे पास वापस क्या बनता है, 10 बनता है। तो ये 2 और 8 क्या है, इस 10 के कंपोनेंट हैं। और इसके कंपोनेंट्स क्या बन सकते हैं 10 के, सपोज करें 5 प्लस 5, ये इसके कंपोनेंट बन सकते हैं। और इसके कंपोनेंट्स सपोज करें, इसके और कंपोनेंट्स हमारे पास बन सकते हैं 3 प्लस 7। इसी तरह से 10 के और कंपोनेंट्स बन सकते हैं हमारे पास 4 प्लस 6। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास कोई स्केलर क्वांटिटी होती है, जिस तरह ये 10 के है स्केलर क्वांटिटी है, तो इसके ये 2 प्लस 8 क्या है, 10 के कंपोनेंट है। इसी तरह ये 5 और 5 ये क्या है, इस 10 के कंपोनेंट है। इस तरह से 3 और 7 क्या है, कंपोनेंट्स। यानी कि कंपोनेंट्स हमारे पास वो चीजें होती हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो वापस वही हमारे पास क्वांटिटी आनी चाहिए जिसके हमने कंपोनेंट्स बनाए थे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है, उनके जो हमारे पास ये कंपोनेंट्स होते हैं वो इनफिनाइट कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक हो गया जी, ये लातादाद होते हैं, आप अपनी मर्जी से जितने चाहे इस 10 के कंपोनेंट्स बना सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब सपोज करें, देखिए ये हमारे पास ये वेक्टर एफ है और इसका ना ये जो हमारे पास F1 है ये क्या है, इसका कंपोनेंट है। और इसी तरह से ये F2 क्या है, कंपोनेंट है। जब हम इन F1 और F2 को देखें, जब ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास वेक्टर फोर्स F बनती है। तो यानी कि हमारे पास क्या बना कंपोनेंट की डेफिनेशन, कंपोनेंट वो हमारे पास इफेक्टिव वैल्यू होती है किसी भी चीज की, जिनको अगर हम ऐड करें तो वापस वही हमारे पास क्वांटिटी आनी चाहिए जिसके हम कंपोनेंट्स बना रहे हैं। तो ये मैंने आपके सामने देखेंगे डेफिनेशन लिखी है कंपोनेंट्स की। कंपोनेंट्स की डेफिनेशन यू है, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इस तरह देखें कि ये हमारे पास वेक्टर ए है, अगर हम इसकी देखें स्पेसिफिक डायरेक्शन एक्स एक्सिस में, हम इसकी यहाँ से देखें, ये यहाँ से यहाँ तक हम देखें इस ए की इफेक्टिव वैल्यू, तो ये कहां तक बन रही है, इसको हमने नाम दिया है ए एक्स का, यानी कि ये ए एक्स क्या है, इस रिजल्टेंट वेक्टर ए का कंपोनेंट है। बिल्कुल अगर हम देखें इसी तरह इस ए की इफेक्टिव वैल्यू देखें वाई एक्सिस में, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इफेक्टिव वैल्यू ए की इस वाई एक्सिस में, तो हमने इसको नाम दिया है ए वाई का। तो ये ए वाई क्या है, इस वेक्टर ए का क्या है, कंपोनेंट है। तो यही डेफिनेशन बिल्कुल मैंने लिखी है कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसके बाद देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, इट इज यूजली कन्वीनियंट टू रिजॉल्व अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट अलोंग द म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कि किसी भी वेक्टर को उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ देना आसान होता है। कन्वीनियंट का मतलब होता है आसान। आगे क्या कहता है, सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यानी कि हमारे पास कोई भी वेक्टर हो, हम उसको उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में अगर तोड़ दें तो ऐसे जो उसके कंपोनेंट्स होंगे उनको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। देखिए मिसाल हमारे पास ये है, देखिए जी ये वेक्टर ए है हमारे पास। अब हमने इस वेक्टर ए को रिजोल्व कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है, इसको हमने तोड़ दिया है किसके अंदर, दो कंपोनेंट्स में। एक कंपोनेंट कौन सा है, ए एक्स है, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, ए वाई कंपोनेंट है। और ये दोनों कंपोनेंट हैं कैसे, दोनों के एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि एक दूसरे के दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो अब ये दोनों जो ए एक्स और ए वाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं ए के, ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। यानी कि ये जो ए एक्स है और ए वाई है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं किसके, वेक्टर ए के। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन करते हैं। अब देखें जी लास्ट पे हम देखते हैं कि रेजोल्यूशन क्या होता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होती है, देखें जी, आ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट, one along x axis and other along y axis called resolution of vector। के हमारे पास एक वेक्टर हो, जिस तरह से ये एक ए वेक्टर है, हम इसको तोड़ दे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, एक हम एक्स एक्सिस में इसका कंपोनेंट बना दें और एक वाई एक्सिस में इसका कंपोनेंट बना दें,
तो ऐसे प्रोसेस को जिसमें हम किसी भी एक वेक्टर को उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ दें, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लें और एक वाई एक्सिस के लॉन्ग ले लें, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक हो गया, यहां तक हमने ये अपनी तमाम डेफिनेशन जो थी उनको डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि हम इस ए एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और ए वाई का जो मैग्नीट्यूड है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा जी, अब देखें इस डायग्राम को, देखें कि हमारे पास ना देखें ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर ये कंपोनेंट बना है वेक्टर ए का ए एक्स, बिल्कुल इसी के सामने अगर हम यहाँ पर देखें जो इसका प्रोजेक्शन है, तो इसको भी हम नाम दे सकते हैं ए एक्स का, क्योंकि जितनी हमारे पास ये ए एक्स है इतना ही ये यहाँ पर बन रहा है। और यहाँ पर देखें ए वाई है, अगर हम इसको देखें तो ये भी इतना ही है, यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर ए से एक्स तक भी इतना ही डिस्टेंस है जितना ये वाई से ए एक्स तक है। तो हम जितना ये वेक्टर ए वाई है बिल्कुल इतना ही यहाँ पर ए वाई होगा, यानी कि इसको भी हम नाम दे सकते हैं ए वाई का। यहाँ पर इसको भी अगर हम देखें तो ये भी ए वाई के बराबर ही है, क्योंकि जितना यहाँ पर ए वाई है इतना ही यहाँ पर है, और जितना ये ए एक्स है ये भी इतना ही, यानी कि यहाँ पर ए एक्स है। अब देखें हमारे पास ना यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, इस तरह से देखें ये राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, राइट एंगल ट्राइंगल, उसकी 3 साइड्स होती हैं और 3 उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। सबसे पहले देखें ये जो ए एक्स है यहाँ पर, ये जो है इसको हम नाम देते हैं बेस का। इसको मैं यहाँ पर डिनोट कर देता हूँ बी से, यानी कि ये जो हमारे पास ये लाइन है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये हमारे पास बेस होती है, और यहाँ पर बेस क्या है, ए एक्स है। और ये जो हमारे पास इस तरह से ये लाइन आ रही है जिसको हमने ए वाई का नाम दिया है, इसको हम कहते हैं प्रीपेंडिकुलर, जिसको मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ। और जिस डायरेक्शन में ये हमारे पास वेक्टर ए मौजूद है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, जिसको मैं एच से डिनोट कर रहा हूँ। यानी कि एच से मुराद हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, हमने क्या लिया हुआ है वेक्टर ए, और बेस में हमने क्या लिया हुआ है, कंपोनेंट ए एक्स लिया हुआ है, और प्रीपेंडिकुलर में हमने क्या लिया हुआ है, प्रीपेंडिकुलर में हमने लिया हुआ है कंपोनेंट ए वाई। तो अब हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल के हमारे पास 3 फंक्शन होते हैं। हम उनमें से 2 फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे। एक हम यूज करेंगे साइन थीटा को, साइन थीटा, और जैसा कि हम जानते हैं कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है प्रीपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के, ठीक है, प्रीपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस के। और दूसरा हमारे पास फंक्शन होता है, दूसरा फंक्शन होता है cos थीटा, और वो किसके बराबर होता है, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के, ठीक है जी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। ये 2 फंक्शन होते हैं किसके, हमारे पास इस राइट एंगल ट्राइंगल के। अब हम देखते हैं कि हम इस ए एक्स का मैग्नीट्यूड किस तरह कैलकुलेट करेंगे और इस ए वाई का मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले ना हम कैलकुलेट करते हैं अपने इस ए एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। देखें जी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स, इसका हम मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स का सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। देखिए जी, अब हमें ना ए एक्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। अब हम इस ए एक्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए देखें कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे या कॉस थीटा। अब देखें यहाँ पर ना ये ए एक्स हमारे पास देखिए किस तरह से बना है। देखें जी, जब हमने प्रोजेक्शन ड्रा किया है किसके ऊपर, वेक्टर ए के ऊपर, तो हमारे पास क्या बना है, ये बना है हमारे पास ए एक्स कंपोनेंट बना है, यानी कि ये कहां पर बना है, ये बना है बेस के ऊपर, बेस के ऊपर। और किसके ऊपर प्रोजेक्शन गिराया है हमने, वेक्टर ए के ऊपर, यानी कि हाइपोटेन्यूस के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 चीजें आ गई, एक आ गया बेस और दूसरा क्या आ गया, हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पर देखें हमारे पास कौन सा फंक्शन है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूस का जिक्र है, तो ये हमारे पास देखिए कॉस वाला फंक्शन है जिसके अंदर बेस और हाइपोटेन्यूस का फंक्शन है।
तो इस तरह से ए एक्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, कॉस थीटा वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। देखें जी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे जी कॉस थीटा, यहाँ पर हम लिख देंगे जी कॉस थीटा बराबर आ जाएगा जी किसके, बेस ओवर हाइपोटेनस के। अब बेस किसके बराबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया है बेस बराबर है ए एक्स के, बेस हमारे पास जो है वो बराबर है जी ए एक्स के, और हमारे पास जो ये हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस किसके बराबर है जी, ये हाइपोटेनस बराबर है वेक्टर ए के। ठीक हो गया जी, वेक्टर ए के बराबर है। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है जी ए एक्स, तो ये ए एक्स इधर ही रह जाएगा वैसा का वैसे ही, और ये यहाँ पर जो ए है इस ए एक्स के साथ डिवाइड कर रहा है, जब ये इक्वल के इस साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इस कॉस थीटा के साथ क्या हो जाएगा जी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए कॉस थीटा। तो इस तरह से हमारे पास ये जो ए एक्स है ये किसके इक्वल आता है, ये आता है ए कॉस थीटा के बराबर आ जाता है। ठीक हो गया जी, तो इस तरह से हम ए एक्स कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ए वाई जो है हमारे पास कंपोनेंट, हम इसका मैग्नीट्यूड किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर मैं हेडिंग देता हूं जी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई, ए वाई का मैग्नीट्यूड हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखें जी, अब देखें हम इस ए वाई का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा या कॉस थीटा। अब देखें ए वाई कंपोनेंट हमारे पास किस तरह से बना था। देखें जी, जब हमने प्रोजेक्ट जब हमने लाइट गिराई थी किसके ऊपर, रिजल्टेंट वेक्टर ए के ऊपर, तो इसका जो कंपोनेंट बना था वाई एक्सिस के ऊपर, उसको हमने नाम दिया था ए वाई का। यानी कि ये किसके ऊपर बना है, देखिए ये ए वाई किसके ऊपर बना है, परपेंडिकुलर के ऊपर बना है, और हमने लाइट किसके ऊपर गिराई थी, इस रिजल्टेंट वेक्टर ए के ऊपर। तो अब देखें जिसमें परपेंडिकुलर पी का जिक्र आ रहा है और वेक्टर में हमारे पास ए का जिक्र आ रहा है, यानी कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जिसके अंदर हमारे पास जिक्र आ रहा है, तो कौन सा फंक्शन है। देखें ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का इस साइन थीटा वाली फंक्शन में जिक्र आता है। तो हम यहाँ पर ए वाई का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, साइन थीटा वाला। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, देखें जी ये किस तरह से आएगा, देखें जी साइन थीटा आ जाएगा जी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है जी, परपेंडिकुलर है ए वाई, और हाइपोटेनस क्या है, ये ए है। देखें जी हम यहाँ पर लिख देंगे परपेंडिकुलर की जगह हम लिख देंगे ए वाई, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, ए है। हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने कैलकुलेट करना है जी ए वाई, तो ए वाई सिमिलरली इधर ही रह जाएगा, और ये ए डिवाइड हो रहा था तो इस साइड पर जाएगा, तो ये साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको हम अगर अरेंज करके लिख दें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। तो इस तरह से हम अपने ए वाई कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम ए एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए अपना ये फार्मूला यूज करेंगे, और ए वाई कंपोनेंट को कैलकुलेट करने के लिए, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, और ए एक्स कंपोनेंट को जो फार्मूला है उसको ड्राइव करने के लिए हम cos थीटा वाला फंक्शन यूज करेंगे, जबकि ए वाई वाला जो कंपोनेंट है उसका फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम साइन थीटा वाला फंक्शन यूज करेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आज हमने देखा है कि हमारे पास एक वेक्टर दिया गया था जो कि वेक्टर ए था, और हमने उसको रिजोल्व किया उसके कंपोनेंट्स के अंदर, ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हमें कंपोनेंट्स दिए जाएंगे ए एक्स और ए वाई, हमने उनके कंपोनेंट से वेक्टर बनाना होगा, वेक्टर ए। ठीक हो गया, तो आज के इस लेक्चर में हमें वेक्टर दिया गया था जिससे हमने उसके कंपोनेंट्स ए एक्स और ए वाई बनाए। नेक्स्ट लेक्चर में हमें कंपोनेंट्स दिए जाएंगे ए एक्स और ए वाई, हमें बनाना होगा वेक्टर ए। ठीक हो गया जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये होल लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इस चैनल की तरफ से आने वाले तमाम लेक्चर्स के नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द मिलते रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।